नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MCX क्या है। तो दोस्तों, MCX ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। और बात करें MCX और SX की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों MCX SX की फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जो साख सृजन है इसमें वृद्धि होती है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में अगर कमी की जाती है तो जो साख सृजन है इसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, जो 1 रुपये का नोट होता है इस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। तो दोस्तों, जो भूमिहीन कृषक एवं श्रमिक है उनके रोजगार हेतु RLEGP कार्यक्रम में चलाया गया था। RLEGP की फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड प्रोग्राम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, ये भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु चलाया गया था। और बात करें इसकी स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में RLEGP जो है प्रोग्राम है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है। तो दोस्तों, जो शून्य आधारित बजट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। और जो शून्य आधारित बजट है ये भारत के अंदर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1986 में शुरू हुआ। 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था। और बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 1977 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर ने इसे अपनाया था। और भारत के अंदर 1986 में जो शून्य बजट आधारित है ये अपनाया गया। और 1977 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर ने जो शून्य आधारित बजट है ये अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया। तो भारत के अंदर 1986 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो शून्य आधारित बजट है ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई। तो दोस्तों, जो शून्य आधारित बजट प्रणाली है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के अंदर लागू हुई थी। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, जो राजकोषीय घाटा एवं बजटीय घाटा है इसका अंतर सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप
किसी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया? तो दोस्तों पीसी महालनोबिस ने। यानी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसका स्वरूप है ये पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। अगर पूछ लिया जाए जो पीसी महालनोबिस है इसने कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है जिसका स्वरूप तैयार किया, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका स्वरूप है इन्होंने जो है तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? दोस्तों 1980 का दशक यानी 1910 दशक जो 1980 का दशक काल है ये कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम है ये संसद के द्वारा 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों इनका अध्ययन है ये समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो सामूहिक स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं हैं जैसे कुल उपभोग, कुल रोजगार एवं राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो आय तथा रोजगार सिद्धांत है ये समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। तथा जो आय रोजगार का जो सिद्धांत है दोस्तों ये 1936 ईस्वी के अंदर 1936 ईस्वी में जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। आय तथा रोजगार का सिद्धांत है ये 1936 ईस्वी में जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो अध्ययन है जो नमक की मांग के लिए अध्ययन है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है इसका प्रतिपादन है ये टॉम टिनवर्जन ने, जॉन टिनवर्जन ने 1976 ईस्वी के अंदर किया था। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन है ये जॉन टिनवर्जन ने 1976 ईस्वी के अंदर किया था। नेक्स्ट है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जो जीवन के अंदर भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है इसको प्रस्तुत या विकसित करने का श्रेय है ये मॉरिस डी मार्टिस को दिया जाता है, मॉरिस डी मार्टिस को दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक है इसकी अवधारणा का प्रतिपादन है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हल ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो कुल है ये 21 उच्च न्यायालय है। भारत के अंदर कुल 21 उच्च न्यायालय है और भारत के अंदर जो उच्च न्यायालयों की शुरुआत है ये 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की जो शुरुआत है ये 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। और भारत के अंदर जो प्रथम उच्च न्यायालय था ये कलकत्ता उच्च न्यायालय था और कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1 जुलाई 1862 के अंदर की गई। नेक्स्ट है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों जो सिक्किम उच्च न्यायालय है, सिक्किम उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या है ये सबसे कम है।
और बात करें सिक्किम उच्च न्यायालय की तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है ये सर्वाधिक है? तो दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या है ये सर्वाधिक है। और बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 ईस्वी के अंदर। 17 मार्च 1866 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है ये सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में स्थित है। और इस उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1956 के अंदर, 1956 1956 ईस्वी में जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जबलपुर में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है इसे हटाने या बढ़ाने का अधिकार है ये भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ये 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के अंदर जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी न्यायालय को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों जो किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, भारत का चलित न्यायालय किसका मान स्पुंज है? तो दोस्तों जो भारत का चलित न्यायालय है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मान स्पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो दोस्तों जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर है सबसे अधिक स्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ है। और बात करें गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केरल का उच्च न्यायालय है ये एर्नाकुलम में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय है ये एर्नाकुलम में स्थित है। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसको उसके पद व गोपनीयता की शपथ है ये राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान के जो अनुच्छेद 226 है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश है ये परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय है ये कटक में स्थित है, कटक के अंदर है ये उच्च न्यायालय स्थित है। और बात करें इस उच्च न्यायालय की स्थापना की तो ओडिशा जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी,
3 अप्रैल 1948 ईस्वी को ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते का संबंध किस में होता है? तो दोस्तों किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का जो संबंध है ये संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति से होता है। संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध होता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को जो सर्वप्रथम मान्यता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो है मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इन्होंने संविधान के कौन से भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो जो भाग तीसरा है, भाग तीसरा यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को ही अंबेडकर ने संविधान के सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा माना जाता है। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, इसे जो है संविधान का मूल हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 359 के अनुसार मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है किसको है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो भारत के अंदर जो अस्पृश्यता उन्मूलन है ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो जो शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो जो अनुच्छेद 24 है इसमें मौलिक अधिकारों में जो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों को शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है ये एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार है ये संसद को दिया गया है, यानी संसद को है ये मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।